आई वाज टेलिंग यू कि जब हम डिटरमिन करते हैं मोलर मासेस तो दो मेथड से करते हैं. वन मेथड which is known as the physical method. In this method there are no chemical reactions involved, right? So physical methods में भी हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के compounds होते हैं. One which is known as volatile compounds and the other one that is known as non-volatile compounds. तो दोनों के लिए different methods हैं. अगर हमारे पास volatile compound प्रेजेंट है तो वॉलेटाइल कंपाउंड को हम तीन मेथड से करेंगे. द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज विक्टर-मियर्स मेथड. सेकेंड मेथड इज नोन एज Dumas method, and the third method that is known as Hoffman. सबके expressions हमको learn करने हैं. We do not have to go into derivations कि किस तरह से हमने उसको किया. You only have to learn the formulae to calculate the molar masses. ठीक है. अब molar masses बहुत सारी जगह पे आपको पता है correlated है. आपने मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं. सॉल्यूशंस के कोई भी आपने न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें आपने मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हो उसमें भी आपको मोलर मासेस पता होने चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो. तो इसलिए ये सारे मेथड्स की जो भी फॉर्मूले हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर एब्सोल्युटली. ओके. सेकंड जो आते हैं हमारे पास कंपाउंड्स वो है नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स में क्या फर्क है? वॉलेटाइल कंपाउंड्स इवेपोरेट करेंगे तो हम इसमें देखेंगे तीनों मेथड्स में कि हम लोग वेपर स्टेट की वॉल्यूम भी इसमें कंसीडर करते हैं. नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि इवेपोरेट नहीं करते. तो नॉन वॉलेटाइल को हम दो मेथड से मोलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं. द फर्स्ट मेथड that is known as elevation in boiling point method. Elevation in boiling point method. और जो second method है that is known as depression in freezing point. ठीक है. So ये हमारे पास physical methods हो गए. फिर उसके बाद second जो है they are chemical methods. Chemical methods generally हम use करते हैं to calculate the molar masses of acids and bases. Two methods हम इसमें करेंगे. The first one that is known as silver salt method for acids. Silver salt methods for acids. ये वाला जो method है ये सिर्फ एसिड्स के मोलर मासेस कैलकुलेट करने में ही काम आता है. ठीक है. एंड द सेकंड वन इज प्लैटिनम क्लोराइड मेथड फॉर बेसिस. सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ ईच ऑफ देम वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास विक्टर-मियर्स मेथड है. So, जब हम विक्टर-मियर्स मेथड करते हैं आपने ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट में. अकॉर्डिंग टू विक्टर-मियर जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी. ठीक है. अब देखो हम यहाँ पे वेपर्स ले रहे हैं ना बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूट है दैट इज वॉलेटाइल. तो 2 into वेपर डेंसिटी. मोस्टली वेपर डेंसिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी होती है. अगर इन केस हमें वेपर डेंसिटी नहीं दी गई तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज W upon V2 into 0.009. ठीक है. ये आपने याद रखना है. 0.009. अब यहाँ पे what is going to be W which is given over here? W is the mass of the organic compound.
mass of the organic compound, and V2 that is equal to volume of the gas at MTP. ठीक है, so ये फर्स्ट मेथड है. अगर डायरेक्टली वेपर डेंसिटी दी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि मोलर मास हमारा आ गया 2 into वेपर डेंसिटी. इन केस वेपर डेंसिटी नहीं दी गई तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला W1V2 into 0.00009. ठीक है. Then the second method that is known as the Dumas method. ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. फॉर्मूला भी इसका जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो लेट्स सी, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे को दे रखी होती हैं. द सेकेंड मेथड which is known as Dumas method, right? अब Dumas method के अकॉर्डिंगली मोलर मास जो है that is equal to W2 minus W1 minus V1 into 0.00129, ठीक है, अपॉन V2 into 22.4 या पूरा ये ऊपर ही न्यूमरेटर में आएगा into 22400, राइट. अब यहाँ पे क्या कुछ हमें दिया गया है वो लिखो. W1, इसमें बेसिकली हम ड्यूमास मेथड में एक बल्ब लेते हैं और उस बल्ब में हम मेजरमेंट्स करते हैं. पहले हम उसको बल्ब को एम्प्टी मेजर करेंगे, फिर हम उसके अंदर एयर डालते हैं, एयर डाल के हम उसको मेजर करेंगे, फिर उसके बाद हम वाटर डाल के मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे ये वाली कैलकुलेशंस जो है वो हम करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे W1 क्या आएगा? W1 दैट इज इक्वल टू mass of the bulb plus air. W1 is equal to mass of the bulb plus air. W2 mass of the bulb plus vapor. W3 mass of the bulb plus water. ठीक है. Then V1 is the volume of the air at MTP. V2 is volume of the वेपर एट MTP. इन केस हमें V1 और V2 भी सेपरेटली नहीं दे रखी है डायरेक्टली, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. V1 कैन बी कैलकुलेटेड एज W3 माइनस W1. W3 क्या हुआ? मास ऑफ द बल्ब प्लस वाटर माइनस W1 मास ऑफ द बल्ब प्लस एयर. ठीक है. इनटू प्रेशर P1 upon T1 into 273, that is the temperature at MTP conditions, upon 760, that is the pressure at MTP conditions. ठीक है. W3 ऊपर वाले में यूज होगा. हाँ, W3 फिर से ऊपर वाले में यूज होगा, दोबारा से यूज होगा. यहाँ अच्छा यहाँ पे W3 नहीं यूज हो रहा. W3 हम सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं. ओके. फिर V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? W3 माइनस W1 इंटू P1 अपॉन T2 इंटू 273 इंटू 760. ठीक है. सो ड्यूमास मेथड में मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल होता है, जहां पे हम लोग W2 जो है दैट वी आर टेकिंग मास ऑफ द बल्ब प्लस वेपर. W1 वी आर टेकिंग मास ऑफ द बल्ब प्लस एयर. इसको हम इस तरह से एक्सपेरिमेंटल उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम डालेंगे और V1 को हम कैलकुलेट करते हैं W3 माइनस W1 into P1. Pressure would be given, ठीक है, into 273.760 T1 और V2 हम कैलकुलेट करेंगे W3 minus W1 into P1 into 273.760 upon T2. ठीक है. So this is the Dumas method. फिर थर्ड मेथड जो है that is an easy method, Hoffman method. Let's see क्या है इसमें.
Hoffman's method. ये वाला एक इजी मेथड है, इसमें मोलर मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस upon volume of the vapors at NTP, volume of the vapors at NTP into volume of the gas at STP, that is 22400, right? So ये हम volatile substances के लिए molar masses, फिर non volatile के लिए first that is equal to elevation in boiling point वाला method, elevation in boiling point. According to this, molar mass that is equal to Kb into Wb into 1000 upon delta Tb into Wa. Okay, where Kb is molar elevation constant of the solvent. So ये जो होता है Kb, ये different solvents की different values होती है. Okay, Kb is molar elevation constant. Wb आ गया mass of the organic substance, या solute ले लेते हैं हम, mass of the solute. Delta Tb is an experimental value which is equal to elevation in boiling point, and Wa that is equal to mass of the, ठीक है. उसी तरह से हम लोग सेकेंड जो मेथड यहाँ पे यूज करते हैं that is depression in freezing point. Similar we have to use, सिर्फ यहाँ पे Kb जो है वो चेंज हो जाता है to Kf और डेल्टा Tb चेंज हो जाता है to डेल्टा Tf. ओके, सो यहाँ से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास इज इक्वल टू Kf into Wb 1000 upon डेल्टा Tf into Wa. सो Kf यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट. Wb is the same, mass of the solute. Wa is the same, mass of the solvent. और डेल्टा Tf क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, सो इस तरह से हम नॉन वॉलेटाइल का करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी केमिकल मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर एसिड्स. केमिकल मेथड्स में द फर्स्ट मेथड दैट इज सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर एसिड्स. Now in this case, as I told you, सिर्फ हम acids का ही molar mass calculate कर सकते हैं. Okay, so that is molar mass is given as, क्योंकि हम silver ले रहे हैं तो इसमें आप देखोगे कि फॉर्मूला में भी हम लोग silver का atomic mass जो है वो कंसीडर करते हैं. Okay, so ये आ जाएगा W upon X into 108 minus 107 into N. जहां पे W जो है that is the mass of silver salt taken. जो भी सिल्वर का हम सॉल्ट ले रहे हैं उसका मास लेंगे इधर, जो कि हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में. X is the mass of metallic silver. तो जो metallic silver का मास निकलता है that is going to be S. And N that is basicity of the acid. ठीक है, basicity of acid का मतलब क्या हुआ कि अगर डाइबेसिक एसिड है मतलब कि वो दो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर सकती है इजीली, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2. जैसे हम HCl ले रहे हैं तो HCl एक ही हाइड्रोजन दे सकता है ना, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1. और अगर H2SO4 लें तो वो 2 हाइड्रोजन दे सकता है तो उसकी बेसिसिटी 2.
So you have to multiply with the basicity. ठीक है. सेकेंड जो हमारे पास मेथड आता है that is Platinum chloride method for bases. Again this method can only be utilized to calculate the molar mass of a base. इसमें हम पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं. तो प्लैटिनम क्लोराइड में जो इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करेंगे बेस का, दैट विल बी गिवन बाय E is equal to 1/2 W upon X इनटू, अब जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर का मास लिया है, यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम का मास लेंगे which is 195. और जो कंपाउंड बनता है उसका जो प्लैटिनम क्लोराइड कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास इज 410. सो वो हमने यहाँ पे लेना है. ठीक है. सो ये E आ गया. राइट. अब आपको पता है कि अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है तो वो इक्विवेलेंट मास के साथ कैसे रिलेटेड होता है. मोलर मास इज इक्वल टू E इनटू एसिडिटी ऑफ अ बेस. सो मोलर मास क्या आ जाएगा E इनटू N, where N that is equal to acidity of a base. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम KOH ले रहे हैं तो KOH की एसिडिटी कितनी होगी 1. ठीक है. अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी 2. So that is what the acidity of a base is going to be. Right? लास्ट टॉपिक जो हमारा इस एनालिसिस का रह गया है, हमने जो कल किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें हमने टेस्ट किए थे टू सी कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, वो सारे टेस्ट हमने किए थे. फॉस्फोरस है या हेलोजन है. ठीक है. एक और टेस्ट हम करते हैं which are specific to the functional groups. Okay, so today we are going to do a few of them क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स के साथ उन टेस्ट को हम लोग रिपीट करेंगे. सो कुछ जो कॉमन वाले हैं उनको हम कर लेते हैं. फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं. वो ग्रुप्स जो कि एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है. जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. ओके. सो लेट्स से हम एक टेबल सा बना रहे हैं. वी आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप इन द फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट कॉलम में हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन. So the first functional group which we are taking is the carboxylic acid group. Right? This is RC double bond ONOH. जो टेस्ट हम इसके लिए करते हैं that is sodium bicarbonate test. हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी. अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाट? बेकिंग सोडा. हम बेकिंग सोडा इसके अंदर डालते हैं तो एकदम से एफर्वेसेंस होती है. सो ऑब्जर्वेशन इसकी क्या होगी कि एफर्वेसेंस होती है झाग ना खूब सारी. सो अगर हम इसमें एफर्वेसेंस ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया अल्कोहल. अल्कोहल हम करेंगे यूज जब हम OH को एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर रहे हैं. राइट. सो जो फर्स्ट टेस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू वो ROH का टेस्ट है. दिस इज नोन एज कैन टेस्ट. CAN. CAN test. CAN stands for Ceric ammonium nitrate. Ceric ammonium nitrate.
ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं, we get a red color precipitate with the formula ROH whole twice cerium nitrate. ठीक है, देन अब हम इसको अल्कोहल को OH ग्रुप को हम बेंजीन रिंग के साथ कर रहे हैं तो उसको हम फिनोलिक ग्रुप बुलाएंगे। सो जो थर्ड टेस्ट होता है दैट इज द टेस्ट फॉर फिनोल। फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ये। जैसे ही हम फिनोल में फेरिक क्लोराइड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है दैट टर्न्स वायलेट। ठीक है, तो उसके बाद जो फोर्थ टेस्ट है दैट इज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल, अब कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों आते हैं। आपको पता है कि कुछ टेस्ट जो है सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं और कुछ टेस्ट सिर्फ कीटोन्स देते हैं। तो जो एल्डिहाइड टेस्ट देंगे उसमें कौन कौन से हैं, एक टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट व्हिच इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स। कीटोन्स वाला टेस्ट नहीं देते। फेनिक सॉल्यूशन टेस्ट, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे और कीटोन्स नहीं देंगे। सो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही टेस्ट कंसीडर कर रहे हैं एल्डिहाइड्स के लिए। द फर्स्ट टेस्ट दैट इज नोन एज ब्रैडीज टेस्ट। ब्रैडीज टेस्ट में हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं, इसको मोर कॉमनली 2,4-DNP टेस्ट भी बुलाते हैं। बोर्ड्स में इसी नाम से आता है ये टेस्ट 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। ओके, सो हम एल्डिहाइड को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं जब हमारे पास या तो येलो या ऑरेंज या रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, सो इसे हम ब्रैडीज टेस्ट बुलाते हैं। मोर कॉमनली हम इसको 2,4-DNP टेस्ट बुलाते हैं। सेकेंड जो है दैट इज द टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। दिस इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब हम टोलेंस, बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टोलेंस रिएजेंट, जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो इनर लाइनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब होती है उसमें एक सिल्वर कलर का मिरर जो है वो बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर कॉमनली नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सो इट जस्ट गिव्स अ लाइनिंग ऑफ सिल्वर on the inner side of the tube. So ये दोनों टेस्ट जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड से देते हैं, कीटोन्स ये वाले टेस्ट नहीं देते। ठीक है, जो कीटोन्स टेस्ट देते हैं दैट इज नोन एज द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग कीटोन को ट्रीट करते हैं आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सारे टेस्ट हमने करने आगे, जो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट देता है ऑफ आइडोफॉर्म। दैट इज व्हाई हम इसे आइडोफॉर्म टेस्ट बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें आइडोफॉर्म बनती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही देंगे। मिथाइल कीटोन्स का मतलब कि जो कीटो ग्रुप है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, तो ये जो
जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पर अगर सपोज हमारे पास ये है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे कीटो के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड नहीं। ठीक है, इसके अलावा कीटोन के अलावा जो और ये वाले टेस्ट देते हैं, दैट इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज एन एक्सेप्शन। इथाइल अल्कोहल भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और एसिड एल्डिहाइड ये भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर उसके बाद एक टेस्ट आता है विच इज अ टेस्ट फॉर सैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट। ये बहुत इजी सा टेस्ट है। इसमें जैसे हम लोग एल्कीन्स या एल्काइंस है हमारे पास, उसको हम ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो जो ब्रोमीन है उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेक्स प्लेस अगर एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से एक पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। हमें पता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अल्कलाइन, KMnO4 का एक बहुत ही इंटेंस पर्पल सा कलर होता है ना, और जैसे उसको हम ट्रीट करते हैं विद एल्कीन और एल्काइन तो उसका पर्पल कलर भी है जो वो डीकलराइज हो जाता है, राइट। सो दीज आर फ्यू टेस्ट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। सो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर आज